Hello everyone, today we are going to start your new chapter number 9, Programming with Python. Okay, Programming with Python. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम पाइथन जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं और उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी कंप्यूटर से कोई भी वर्क करवा सकते हैं। उसके लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो कई लैंग्वेजेस होती है जैसे कि सी प्लस प्लस, कोबॉल, जावा, पाइथन, रूबी। तो जो हमारी सिलेबस में लैंग्वेज है वो है पाइथन। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। अब ये देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कंप्यूटर ही होना चाहिए, हम मोबाइल में भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं। मैं मोबाइल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चों के पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, तो वो मोबाइल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें मोबाइल में अपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ये पाइडॉइड 3। इसका नेम है पाइडॉइड 3। इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ आप आकर न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ अपनी कोडिंग टाइप करके इस बटन से आप प्रोग्राम रन करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चाहे अगर मोबाइल कंप्यूटर से करना है तो कंप्यूटर के लिए आपको पाइथन डाउनलोड करना होगा, पाइथन IDLE। उसे डाउनलोड करके वहाँ आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन दोनों सेम काम करते हैं, मोबाइल में कीजिए चाहे आप लैपटॉप में कीजिए, सेम कमांड वर्क करेंगी। सबसे पहले आते हैं हम, देखिए पहले तो आपके बुक में दिया है चैप्टर के स्टार्टिंग में कि पाइथन कहाँ कहाँ काम आता है। तो वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट से जो एप्लीकेशन चलती हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, उन्हें क्रिएट करने के लिए पाइथन यूज़ की जाती है। गेम के लिए की जाती है, साइंटिफिक न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट करने के लिए हम ये पाइथन का यूज़ करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई ऐप बनानी है वहाँ भी पाइथन यूज़ की जाती है। पाइथन की ऐप से हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे टॉपिक्स हैं जहाँ हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो लेटेस्ट में लैंग्वेज चल रही है बेटा वो पाइथन ही है। ठीक है, 11th-12th में भी आपके सिलेबस में पाइथन लैंग्वेज ही है। 11th और 12th दोनों में सिर्फ एक ही आपका चैप्टर कंटिन्यू रहता है, वो है पाइथन। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, ये इजी टू लर्न होती है, इजी टू रीड, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है इसमें अगर मैं स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में कोई भी वर्ड लिखूँ तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ A=45 लिखता हूँ और सेकेंड लाइन में A=46 लिखता हूँ तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, स्मॉल ए का मीनिंग अलग होता है, कैपिटल ए का अलग होगा। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव। केस मीन्स अपर केस एंड लोअर केस, तो ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आपने कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव कराई है और वो वेरिएबल स्मॉल लेटर का है तो स्मॉल लेटर को एक्सेस करेंगे तभी वो आएगा। अगर देखिए मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ, मैंने A=45 किया हुआ है और मैं इसे अगर प्रिंट कराता हूँ ए तो आउटपुट आ जाएगा 45 आ रहा है। बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आउटपुट देखिए 45 है ना। अब देखिए अगर मैं कैपिटल ए प्रिंट करा देता हूँ तो एरर आएगी, क्योंकि कैपिटल ए की वैल्यू तो मैंने कभी कंप्यूटर को बताई ही नहीं, मोबाइल में सेव ही नहीं की मैंने प्रोग्राम में। अब मैं पे कैपिटल ए रन करा रहा हूँ तो एरर शो हो रही है, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? तो कैपिटल ए कंप्यूटर में सेव है नहीं, और क्योंकि एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये स्मॉल ए और कैपिटल ए को अलग अलग ट्रीट करता है। ठीक है, अब आते हैं फ्री और ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि हम इसकी कोडिंग ओपन करके देख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो पाइथन में बना है हम उसकी कोडिंग करके उसकी कोडिंग को, सोर्स मीन्स होता है उसका कोड, उसे ओपन कर सकते हैं। और फ्री इसलिए क्योंकि इस पाइथन को डाउनलोड करने का पाइथन इंटरप्रेटर जिसमें ये प्रोग्राम रन कराएंगे इसका कोई चार्जेस नहीं होते, फ्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ही बताया कई सारी लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज अलग अलग टाइप की होती है। कुछ लैंग्वेज जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि उसमें किसी एक चीज़ को, जिसको एप्लीकेशन, जिस पर्पज़ से हम एप्लीकेशन बना रहे हैं उस पर्पज़ में जो मेन चीज़ होती है उसे हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते ही हम पूरी कोडिंग करते हैं। उसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का डिपेंड नहीं करता, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है वो चीज़ डिपेंड करती है कि प्रोग्राम कैसे बनेगा।
प्रोग्राम का लॉजिक क्या होगा, किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ऐप में बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट नंबर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। लाइब्रेरी के लिए बना रहे हैं तो बुक्स जो होंगी वो ऑब्जेक्ट होंगी, उसको ध्यान में रखकर हम पूरी प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मीन्स होता है जो प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं टू टाइप की होती हैं, या तो इंटरप्रेटेड होती हैं या कंपाइल्ड होती हैं। ये इंटरप्रेटेड है मतलब ये जब भी हमारे प्रोग्राम हम जो भी टाइप करेंगे उसे जब ये कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, G21 की लैंग्वेज में कंप्यूटर सेव करने के लिए, तो लाइन बाय लाइन सेव करेगा। पाइथन जो होता है, ये जो प्रोग्राम है जिसमें मैं टाइप कर रहा हूँ ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मीन्स पहले ही फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकंड को करेगा। अगर कोई एरर भी फर्स्ट में है तो सेकंड को जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो फर्स्ट में से मैं एरर रिमूव नहीं कर देता, ठीक है। कंपाइलर होता तो ये फर्स्ट को भी एग्जीक्यूट कर देता, अगर एरर होती तो सेकंड पर आ जाता, सेकंड को भी एग्जीक्यूट करता। और अगर सेकंड में भी एरर होती तो सारी लाइन जितनी भी लाइन थी सबको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मुझे एक साथ बताता कि एरर इन लाइन नंबर 1, एरर इन लाइन नंबर 2, एरर इन लाइन नंबर 6। ये होता है कंपाइलर में, वो सारे प्रोग्राम को एक बार में रन करा देता है और जहाँ जहाँ एरर होती है एक साथ शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके करता है, इसलिए जब भी कोई एरर आएगी तो वहीं रुक जाता है, जब तक आप एरर सॉल्व नहीं करोगे वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने क्या कर दिया 1A, मैंने एक वेरिएबल लिया था A, मैंने अब ले लिया 1A वेरिएबल। जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसमें रूल होता है कि हम वेरिएबल के स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं ले सकते, तो मैंने नंबर ले लिया, 1A बना दिया एक वेरिएबल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एरर आएगी, तो एरर देखिए फर्स्ट लाइन तो एरर है लेकिन तो सेकंड तो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये भी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर है, पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, अगर ठीक होगी तभी सेकंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मैं रन कराता हूँ उसे, देखिए एरर आ गई, उसने कुछ भी शो नहीं किया, सेकंड लाइन ठीक है तो सेकंड लाइन को भी एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि ये इंटरप्रेटर है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड होता है मतलब ये जो है ऑप्शन यहाँ हमें कुछ ऑप्शन भी दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से, कुछ मॉड्यूल दिए जाते हैं, इनकी हेल्प से हम डायरेक्ट प्रोग्राम में अपने फंक्शनों को यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन जहाँ आ जाते हैं वो चीज़ इंटरेक्टिव बन जाती है, तो ये है इंटरेक्टिव मोड। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो पाइथन से हम प्रोग्राम बनाएंगे ना वो किसी प्लेटफॉर्म पर रन करेंगे। प्लेटफॉर्म मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एंड्रॉयड पे भी रन करेगा, विंडो पर भी रन करेगा, लाइनक्स पर भी करेगा, यूनिक्स पर भी, ठीक है। कुछ लैंग्वेज होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, मतलब उसमें अगर मैं प्रोग्राम क्रिएट करूँगा तो जिस मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेगा। लेकिन अब मैं पाइथन, क्योंकि पाइथन इंडिपेंडेंट है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करेगी। जो मोबाइल में भी आपके प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा आपको, उसे आप अगर कॉपी पेस्ट करते हैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में तो वहाँ भी वर्क करेगा, ठीक से प्रॉपर रन करेगा वो, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, हाउ टू यूज़ पाइथन आइडियल, इसे कैसे यूज़ करेंगे कंप्यूटर में जो होगा उसे बताया इसने, तो आप देख लीजिएगा ऐसे बेसिक चीज़ें इसमें। मैं आता हूँ डायरेक्ट वेरिएबल इन पाइथन, ठीक है। वेरिएबल इन पाइथन, वेरिएबल क्या होता है, देखिए जो हम क्रिएट, जब भी हम मैथ भी जब सॉल्व करते हैं, जब हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसे एक्स या वाई मान लेते हैं, है ना। सेम यहाँ भी जो वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है ना उसे हम एक नेम दे देते हैं। अब वो उस नेम के कुछ रूल्स होते हैं, उन नेम्स को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है एज इक्वल टू 30, तो वेरिएबल क्या है, एज, ठीक है। नेम लेना है तो नेम वेरिएबल ले लिया, बस याद रखना है एक वेरिएबल मैंने एक बार ले लिया तो उसे हम सेकंड टाइम सेम प्रोग्राम में नहीं ले सकते। मैं यहाँ एज नेम से दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकता, ठीक है। अब मैं जब भी एज को कॉल कराऊंगा तो क्या कॉल होगा, 30, ठीक है। अब दूसरा प्रोग्राम अगर मैं कोई और क्रिएट करता हूँ, यहाँ से इसे न्यू करके न्यू लेता हूँ, यहाँ मैं एज क्रिएट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को क्रिएट करने के। फर्स्ट रूल जो है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, हमेशा जो वेरिएबल का नेम है एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ABCD कोई भी, ठीक है, A to Z। और एक सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं हम अंडरस्कोर, उसके अलावा कोई भी सिंबल, डॉट स्लैश बैक स्लैश @ कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सिर्फ एक अंडरस्कोर का साइन यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, जो मैंने बताया था कि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, एरर भी आ रही थी आपने देखा था, है ना। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, हाँ वेरिएबल नेम जो है उनमें हम कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या है,
जैसे पाइथन में टोटल 32 वर्ड ऐसे हैं जिसे हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन वर्ड का पहले से मीनिंग कंप्यूटर में सेव है। फॉर एग्जांपल प्रिंट का कंप्यूटर में, इसमें पाइथन में कमांड पहले से सेव है कि प्रिंट लिखा जाए तो ये हो, तो हम प्रिंट को एज सा वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ कीवर्ड हैं जैसे कि प्रिंट हुआ, इनपुट हुआ, इफ़ हुआ, एल्स हुआ, एलिफ हुआ और ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ। 32 हैं टोटल, इन्हें हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग पहले से कंप्यूटर में सेव है। तो हम जब भी ये चीज़ लिखेंगे तो प्रोग्राम वही काम करेगा जो कि जिसके लिए उसे हम कमांड दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा फोर्थ आपका, अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल में सिर्फ नंबर और कैरेक्टर होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। नो स्पेशल सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए वहाँ पर। वैल्यू वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, मैं बता चुका हूँ केस सेंसिटिव में स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल नेम या कैपिटल नेम सब अलग अलग है। वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी साइज का हो सकता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर हम कितने भी रख सकते हैं उसमें। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखिए वैलिड और अनवैलिड के। देखिए इनवैलिड वाले देख लेता हूँ इनवैलिड क्यों है। फर्स्ट वाला जो इनवैलिड दिया है बुक में आप देखिएगा पेज नंबर 106 पर 1/नेम, तो ये इनवैलिड क्यों है? क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट है और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हम। सेकेंड है @ एड्रेस, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर @ है तो ये भी इनवैलिड है, एरर शो करेगा। 1 2 3 4 1 नंबर से स्टार्ट ही नहीं कर सकते इसलिए ये भी एरर शो करेगा। डैश एज, डैश से स्टार्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। यही लिखा मैंने एज इक्वल टू 30, तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और जब भी मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी ना। प्रिंट करा देता हूँ एज, तो प्रिंट होगा 30। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है? हम सेम टाइम पे हमें कई सारी चीज़ सेव करानी है, एज भी कराना है, नेम भी कराना है। ठीक है, तो एज कोमा नेम इक्वल टू 30। जब भी हम कोई स्ट्रिंग जब भी हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं तो स्ट्रिंग को ना इन्वर्टेड कॉमा में सेव कराते हैं, याद रखिएगा। स्ट्रिंग मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। जब कुछ भी हमें ऐसा चाहिए जिसमें हम कैलकुलेशन नहीं करनी तो उसे हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेव कराएंगे। मैंने लिख दिया अमित। ठीक है, तो अमित हो गया। चलिए हम यहाँ वैसे भी लिख देते हैं, वो यूजली कर लेगा ऐसे। तो मैंने क्या किया, एज इक्वल टू 30, नेम इक्वल टू अमित और प्रिंट कराया। मैंने प्रिंट करा दिया यहाँ प्रिंट में एज कॉमा नेम। ठीक है, एरर शो हो रही है अमित क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज नहीं किया। मुझे लग रहा था ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट नहीं किया तो कुछ नहीं, वैसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर देते हैं। ये लो, अब एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, 30 एंड अमित प्रिंट हो गया। पहले 30 को प्रिंट हुआ क्योंकि पहले मैंने यहाँ एज लिखा है देन नेम लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो जहाँ पर हमें जो भी प्रिंट कराना हो तो आउटपुट डिस्प्ले पर प्रिंट के अंदर वो लिख देते हैं, और जो भी एज इट इज प्रिंट कराना है उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करानी होती है, हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो, उसके बाद मुझे नेम प्रिंट कराना है अमित का, तो मैं कॉमा लगाकर सेकंड चीज़ लिख देता हूँ नेम। नेम मैंने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है। अगर मैं नेम को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देता तो नेम NAME भी प्रिंट हो जाता। तो प्रिंट होगा हेलो अमित, हेलो अमित। ठीक, फिर मैं लिख दिया यू आर कॉमा एज ईयर ओल्ड। ठीक है, देखिए एज को भी मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिखा, क्यों? तो इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। क्या होगा, हेलो अमित यू आर 30 ईयर ओल्ड, हेलो अमित यू आर 30 ईयर ओल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या है? कैरेक्टर सेट वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो हम पाइथन में टाइप कर सकते हैं फॉर A to Z 0 to 9 सिंबल और कुछ सिंबल, सारे सिंबल हैं। हम ऐसे इन्हें हम सारे सिंबल इसमें टाइप कर सकते हैं, @ हैश का साइन, ब्रैकेट, बस इन्हें हम
वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वेरिएबल में हम कॉमा भी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कॉमा तो हम टाइप कर रहे हैं ना, यहाँ भी हमने कॉमा टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमा भी टाइप किया। तो वो सारे कैरेक्टर जो हम कहीं ना कहीं प्रोग्राम में टाइप कर सकते हैं वो कैरेक्टर सेट कहलाता है, उनका सबका कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड। कीवर्ड में बता चुका था, वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिसे हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनका कुछ स्पेशल मीनिंग इंटरप्रेटर में पहले से सेव है, जैसे कि ट्रू, एलिफ, डेल, इफ, नन, फॉल्स, इम्पोर्ट, एल्स, प्रिंट, इनपुट, ये सारी चीज़ें। अब आता है डेटा टाइप। हम जो वेरिएबल लेते हैं उसका कुछ ना कुछ उसमें नंबर सेव होता है। अगर वो उस जो डेटा सेव है, जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ डेटा सेव होता है। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। अगर वो डेटा नंबर है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या कहलाएगा? वो एक नंबर कहलाएगा। एज का डेटा टाइप क्या है? नंबर। नेम का डेटा टाइप क्या है? नेम का डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लेटर्स। और नेम में क्या है? अमित, इसलिए हो गया स्ट्रिंग, ठीक है। जब एक वेरिएबल में हम कई सारी नंबर्स प्रिंट कराते हैं तो उसे बोलते हैं हम लिस्ट, ठीक है। ऐसे ही होता है टपल। अगर जो एक वेरिएबल है एल, कोई भी, जैसे बुक में देखिए पेज नंबर 107 पर एक लिस्ट क्रिएट की है एल, उसमें कई सारे नंबर सेव हैं, 23, 13.12, 280, 2802, कई सारी चीज़ें। अगर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो वो लिस्ट कहलाता है। अगर इसे हम पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दें, कई सारे कैरेक्टर्स को किसी एक वेरिएबल के अंदर सेव करा कर, तो टपल होती है। और डिक्शनरी जो होती है उसमें की वैल्यू होती है, की वैल्यू पेयर होते हैं, और ये जो करली ब्रैकेट होते हैं उसमें सेव होता है। की ब्रैकेट की वैल्यू का मतलब होता है की के साथ उसकी वैल्यू प्रिंट करानी होती है। जैसे कि DICT डिक्शनरी इक्वल टू उसने लिया है 1 ABC, तो मतलब इसको 1 को जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? ABC। नेक्स्ट है एक्स, 4, एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो 4 होगा, 2 को प्रिंट कराऊंगा तो 8 आएगा, ठीक है। की और उसकी वैल्यू एक साथ हम प्रिंट कराते हैं। एक ही इसने डिक्शनरी एक वेरिएबल बनाया, उसमें कई सारे वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू टाइप करा दी। एक होता है नन, जब हमें किसी वेरिएबल को कुछ भी सेव नहीं कराना लेकिन वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम उसमें नन टाइप करा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जो कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारी चीज़ें। और वो जिस नंबर पर, जिस वेरिएबल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑपरेंड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एज, प्रिंट एज, एज प्लस 2, जो भी एज में होगी वैल्यू उसमें 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एज क्या है? या ऑपरेंड है, 2 क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस क्या है? प्लस है हमारा ऑपरेटर, ठीक है। ये देखिए नीचे 32 प्रिंट हो गया, क्यों? 30 + 2 32, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब ये जो ऑपरेटर हैं बेटा 3 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मीनिंग होता है वो ऑपरेटर जिसका आंसर एक नंबर में आता है। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, इनको अगर हम करते हैं तो इसके आंसर हमेशा एक नंबर में आता है ना। 5 × 8 40, कैसा आएगा? एक नंबर आया, है ना। सेकेंड आते हैं हमारा रिलेशनल। रिलेशनल ऑपरेटर वो होते हैं जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, या तो ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल 5 > 6, है ना। अगर मैं प्रिंट कराऊंगा प्रिंट 4 > 5, तो क्या आउटपुट क्या आएगा? या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। 4 5 से क्या है? छोटा है, यही तो कहा मैंने, ठीक है। ट्रू है, देन आउटपुट विल बी ट्रू। तो वो एक्सप्रेशन जिनके आंसर ट्रू या फॉल्स में आते हैं वो ऑपरेटर क्या कहलाते हैं? हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। ये होते हैं इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स वो होते हैं जिसमें मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर तो हमने लेस देन किस इस साइड भी एक सिंबल, एक नंबर लिखा और दूसरी साइड भी एक नंबर लिखा, लेकिन हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड और इन दोनों को यूज़ करके दोनों साइड अलग अलग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब ऑपरेंड में कुछ समझो, जब ऑपरेंड में कोई एक, जब ऑपरेंड की जगह कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। अभी तक तो ऑपरेंड में हमने देखा
क्या होते थे, सिर्फ वेरिएबल होते थे और नंबर हो सकते थे। अब ऑपरेंड की जगह मैं अगर एक्सप्रेशन भी लिख देता हूँ तो बन जाते हैं बीच वाले हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, जो होते हैं एंड और अगर कहीं यूज होंगे तो मैं इसे करके दिखाऊंगा आगे। एंड और दो ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट आते हैं कमेंट। कमेंट हमें कुछ लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हैश का साइन यूज़ करते हैं। हैश के साइन से क्या होगा, एज अ कमेंट ट्रीट होगा ये हैश का साइन। अब मैं कुछ भी लिखता हूँ तो इंटरप्रेटर उसे रीड नहीं करेगा, सिर्फ वो चीज़ कोडिंग में दिखेगी, आउटपुट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं कर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया प्रिंट एज, तो देखो ये एज को प्रिंट नहीं कराएगा, नहीं करा रहा। फर्स्ट लाइन प्रिंट हो रही है और देन 32 वाली हो रही है, लेकिन 30 प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हैश लगा दिया। तो कोई भी चीज़ अगर मैं चाहता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ इनपुट में दिखे, कोडिंग जो दिखे उसी, जो कोडिंग दिखे उसी को दिखे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे हैश लगा कर उसे ऐसा कमेंट ट्रीट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, दिस प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय मी, अपना नेम लिख दीजिए। अब जब भी वो कोडिंग ओपन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि किसने डेवलप किया है प्रोग्राम, लेकिन जो आउटपुट दिखेगा उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन जो चाहता हूँ कि सिर्फ कोडिंग ओपन कर जो करे उसे दिखे, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर उसे टाइप कर देते हैं कमेंट में। नेक्स्ट आते हैं इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट। इसके लिए मैं एक आपको दूसरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो आपको नेक्स्ट सेंड कर दूंगा मैं, जब आप ये देख लेंगे जब, ठीक है। इनपुट से बस, अच्छा चलिए देख लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है इनपुट और प्रिंट। ये देखिए इनपुट क्या है, जब यूज़र से प्रिंट तो देख लिया आपने, है ना। जब यूज़र से मुझे कोई वैल्यू लेनी हो आउटपुट डिस्प्ले में, जैसे कि आप अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड आपने कन्वर्ट कराना चाहते हैं किलोमीटर को मीटर में, है ना, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन के लिए डाउनलोड हो। जब एप्लीकेशन डाउनलोड होगी तो आपको एंटर करने के लिए बोलेगा कि आप एंटर कीजिए अपने किलोमीटर, जैसे वो कन्वर्ट करके मीटर में रिटर्न करके देगा, है ना। तो वही चीज़ यूज़र से आउटपुट लेना है। यूज़र मीन्स वो पर्सन जो एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, उसे कौन सी डिस्प्ले दिखती है, ये वाली, उसे अंदर ही कोडिंग नहीं दिखेगी, उसे दिखेगा ये। तो यहाँ पर लिखा है एंटर योर एज, तो जो भी एंटर करो यूज़र, जो मैं एंटर करूँ वो सेव हो जाए। ये कैसे होगा, यहाँ पे तो मैंने अंदर सेव कर दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यूज़र से दोनों चीज़ लेता हूँ। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं नेम, उसके इनपुट, उसे हम क्या कर, पहले तो वेरिएबल लिख लेता हूँ कोई, एज नेम से वेरिएबल लिया मैंने और लिख लिया इनपुट। यूज़र से मैंने इनपुट में, अब जो मैसेज मुझे शो कराना है इनपुट के लिए वो मैं शो करा सकता हूँ। तो मुझे यूज़र से क्या लेना है, एंटर योर एज, तो मैंने लिख दिया। अभी क्या एंटर योर एज लिखाएगा और यूज़र जो भी एंटर करेगा वो चीज़ सेव हो जाएगी इनपुट में, क्योंकि एक नंबर है। जब भी हम नंबर लेते हैं तो यहाँ इंट लिख लेते हैं इनपुट से पहले, इंटीजर, इंट मीन्स इंटीजर वैल्यू है, एक नंबर है। अब एक और ले लेता हूँ मैं नेम। नेम जब हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी इनपुट से पहले। अगर मैं पॉइंट वाली वैल्यू लेता हूँ तो मैं फ्लोट लिखना पड़ता है इंट की जगह पर, ठीक है, इंटीजर की जगह पर। मैंने यहाँ कर दिया एंटर योर नेम, ठीक। अब देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, एंटर योर नेम, सेकंड में है एंटर योर एज। यूज़र इसे ये आउटपुट डिस्प्ले पर आएगा, एंटर योर नेम सबसे पहले। यूज़र जैसे ही इसे रीड करेगा कुछ ना कुछ टाइप उसे करना पड़ेगा, तभी कंप्यूटर आगे पढ़ेगा, ठीक है। जैसे ये चीज़ दिखेगी, कंप्यूटर यूज़र टाइप कर देगा अपना नेम, जाकर नेम ही सेव हो जाएगा। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी एंटर योर एज, जब भी यूज़र से देखेगा तो एज एंटर कर देगा, सेव हो जाएगी एज में। अब इसे हम कैलकुलेशन करके यूज़ कर सकते हैं। हेलो, तो मैंने प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट हेलो, उसका नेम प्रिंट हो जाएगा, यू आर 16 ईयर ओल्ड। अच्छा मैं करता हूँ हेलो रोहित, जो भी नेम होगा उसका, यू आर दिस ईयर ओल्ड। चलिए देखिए लिखा गया एंटर योर नेम, मैंने टाइप कर दिया अमित, या कुछ भी कर देता हूँ, आकाश कर देता हूँ आकाश। जैसे ही एंटर करता हूँ एंटर योर एज, मैंने कर दिया 35। जैसे एंटर करता हूँ हेलो आकाश यू आर 35 ईयर ओल्ड, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं कैलकुलेशन कर सकते हैं।
ए इक्वल टू एज प्लस 5। और यहाँ पे इनपुट है हेलो नेम, हेलो डोमेन नेम एंटर करें, योर एज विल बी, जो ए हो वो आ जाए, आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वो बताएगा 5 ईयर बाद आपकी एज क्या होगी। मैंने किया अरुण, नेम है, एज है मेरी 25, हेलो अरुण, योर एज विल बी 25 आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद आपकी एज क्या हो जाएगी 25। ठीक, तो इस तरह से हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अभी यही है, आप कुछ प्रोग्राम कीजिएगा, एक्सेल में आपके सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।